हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस लेक्चर में हम लोग बेटा काइनेमैटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो आने वाले ईयर्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑल एंड ऑल सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 14 to 15 प्रॉब्लम्स है, आराम से एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक पढ़ा है उन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, उसके अलावा हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। राइट, तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स का वो बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ लिया है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें क्वेश्चंस के थ्रू समझना होता है, तो वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर में और इससे आगे आने वाले कुछ लेक्चर में समझ में आ जाएंगी। राइट, होपफुली आपने काइनेमैटिक्स के सभी लेक्चर्स को एंजॉय किया। 8 लेक्चर्स में हमने पूरा काइनेमैटिक्स खत्म किया और आपको समझ में भी आया होगा। अब चर्चा कर लेते हैं बेटा अपन लोग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन को इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने रेडी हो जाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है इसको जरा पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। मान लो दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, मान लेते हैं, दी होगी तो इसकी वैल्यू रख भी लेंगे। ठीक, पहली लाइन में तो ये दिया कि एक दूसरे की तरफ दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इसमें बोला गया है कि जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगी, जो दोनों के बीच की दूरी है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रही है। ठीक, इसका मीनिंग समझना अब क्या है कि एक सेकंड में ये चल रहा है v1 मीटर, ये चल रहा है v2 मीटर, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड के बराबर। समझे? अरे भाई इसकी स्पीड है v1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है v2 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में कुछ ये चला v1, कुछ ये चला v2, दोनों ने टोटल मिलकर जो दूरी चली वो 6 चली, तभी तो दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर कम हुई। ठीक, अच्छा, अब इसमें बोला गया कि इफ दीज पार्टिकल ट्रेवल विद सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन, मतलब मान लेते हैं हम सेम स्पीड से दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन, मतलब v1 इधर जा रहा है और v2 भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेम स्पीड से जो v1 v2 थी उसी से ये मूव कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो पार्टिकल्स की स्पीड कितनी है ये हमें पूछा गया। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करोगे यूं हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है मैं मान लेता हूं v1 ज्यादा है v2 से, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि v1 की वैल्यू कितनी है v2 की। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो, v1 को ज्यादा मान सकते हो, v2 को ज्यादा मान सकते हो। इनकी स्पीड्स आपको बतानी, बस कितनी कितनी है। ये नहीं पूछा हुआ कि v1 कितनी है या v2 कितनी है, पूछा ही नहीं है। तो आप फ्री हो इस सवाल में तो सोचने के लिए बिल्कुल। ठीक, तो हमने कहा यार ठीक है, देखते हैं और सोचते हैं और थोड़ा सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, सुन लेना ध्यान से, तो भैया v1 प्लस v2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। v1 प्लस v2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, क्लियर है? चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक काम किया, आप लिया इसको रेस्ट पे, क्या कर दिया बेटा, आपने इसको रेस्ट पे लिया है, तो आपको इसकी वेलोसिटी इस पार्टिकल को देनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जा रहा था तो इसको इधर दे दी इसकी वेलोसिटी, तो ये होगी v2। तो भैया अब ये तो रेस्ट पे है और ये पार्टिकल v1 प्लस v2 से आ रहा है इसकी तरफ, और हमें दे रखा है कि जो ये डिस्टेंस घट रही है उसकी रेट है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि v1 प्लस v2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है। क्यों है? क्योंकि भैया ये पार्टिकल v1 प्लस v2 से इसकी तरफ आ रहा है। अगर हमने इसको रेस्ट पे मान लिया तो सबको पता है कैसे रेस्ट पे मानेंगे, पीछे हमने सारी डिस्कशन 8 लेक्चर्स में की हुई है। इसको हमने रेस्ट पे माना तो ये पार्टिकल v1 प्लस v2 से इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में ये v1 प्लस v2 दूरी चल रहा है, उसकी वैल्यू 6 मीटर दे रखी है। सिंपल एकदम। अब दूसरा काम क्या? दूसरा काम यह कि हमने एक दोनों जो पार्टिकल है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं उसी स्पीड के साथ में, तो सेपरेशन बढ़ रहा है, तो मैं फिर से इसको रेस्ट पे ले आया, फिर से इसको रेस्ट पे ले आया। मैंने कहा यार अगर इसको रेस्ट पे ला रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी इस पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, दे दी भैया। अब अगर
v1 ज्यादा होगा तभी ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, और वो तो हम मान भी रहे हैं v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v2 ज्यादा होगा तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, v1 का ज्यादा होना पड़ेगा अगर इस पार्टिकल को इधर मूव करना है, क्योंकि सेपरेशन बढ़ रहा है। अब ये रेस्ट पे, ये पार्टिकल यहां है, सेपरेशन कब बढ़ेगा? जब ये पार्टिकल इधर मूव करेगा। इधर कब मूव करेगा? जब इसकी नेट वेलोसिटी इधर होगी। नेट वेलोसिटी इधर कब होगी? जब v1 बड़ा होगा v2 से, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो भैया इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? v1 माइनस v2। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में v1 माइनस v2 दूरी चल लेगा, और उसकी वैल्यू दे रखी है 4। कितनी दे रखी है? 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। सेपरेशन बढ़ रहा है ना हर एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इसकी नेट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अगर v2 ज्यादा होता ना, इसके रिस्पेक्ट में इधर आ रहा होता भाई, क्योंकि इसको तो रेस्ट पे मान लिया हमने। इसकी नेट वेलोसिटी देखनी, सेपरेशन बढ़ रहा मतलब इधर जा रहा होगा, घट रहा होता तो इधर जा रहा होता, तब मैं v2 माइनस v1 बराबर 4 लिखता। सिंपल। इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूं, बुरा तो नहीं मान लोगे? लिख दी भाई, ऐड कर दो दोनों को, 2v1 विल बी इक्वल्स टू 10, दोनों को ऐड कर दिया, v1 की वैल्यू आ गई 5 और v2 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4। मतलब यहाँ v1 की वैल्यू 5 रखनी है ना, हाँ, यहाँ v1 की वैल्यू 5 रख दी, v2 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो गया। तो v1 v2 दोनों की वैल्यू है 5 और 1। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो सारे सवाल जो हम करने वाले हैं ऑप्शंस के साथ ही हमारे पास प्रॉपर जेईई मेन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? तो पहला सवाल तो समझ में आया होगा भाई, क्या कहने की कोशिश कर रहा था और क्या हमने सीखा इस पर्टिकुलर सवाल में। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। जेईई मेन 2020। ठीक है, ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस with speed of 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। पहले तो दो ट्रेन बना लो भाई, ये ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन बी हो गई, पैरेलल ट्रैक पे चल रही है ना, सो दिस इज ट्रेन बी। ठीक है, ये ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मान लेता हूं ये इधर चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, ये इधर चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। भाई किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमारा आंसर जो है सेकंड्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो और जो स्पीड दे रखी है पर्सन की, ठीक है, ट्रेन बी से जो ऑब्जर्व की जाती है वो हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पहले मैं SI यूनिट में ले आता हूँ। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। ये 2 बार गया तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। बहुत ही प्यारा डेटा निकल के आ रहा है। तो इसकी स्पीड है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड बेटा। और अगर मैं 72 को वहीं पे चेंज करूं तो 5/18 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो इधर आ रही है दूसरी ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये तो पहली जो 2 लाइन है उनमें हमको दिया हुआ है डेटा। अब इसमें बोला गया अ पर्सन इज वॉकिंग इन द ट्रेन ए, एक पर्सन है जो ट्रेन ए में वॉक कर रहा है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन विद स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये पर्सन, और कितनी स्पीड से जा रहा है भाई? ये जा रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी स्पीड आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जेईई मेन का सवाल है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, 2020 में आया हुआ। हमको बोला गया है, क्या बोला गया है? स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू, टेक द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक एज नेग्लिजिबल। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यार एक ट्रेन है ए, वो इधर जा रही है, एक ट्रेन है बी, वो इधर जा रही है, दोनों ट्रेन ऐसे जा रही हैं, इनकी स्पीड हमें दी हुई है। ए ट्रेन में, ट्रेन तो इधर जा रही है, पर्सन ट्रेन में इधर जा रहा है। क्या बेटा? ट्रेन तो पीछे जा रही है लेकिन पर्सन ट्रेन में इधर जा रहा है। ठीक है,
हमको यह बताना है कि अगर बी में कोई बंदा बैठा हुआ है दूसरी ट्रेन में, तो उसके लिए मेरी स्पीड क्या होगी। 4 ऑप्शन है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि जेईई मेन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब यार देखो, अप्रोच हमने एक सिंपल सी बताई हुई आप सभी लोगों को, और पता भी होगा आप सभी लोगों को कि कौन सी अप्रोच हमें अप्लाई करनी होती है। किसी भी एक को रेस्ट पे लेके आके देख लेते भाई, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, क्या हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते सर? तो हम एक काम करते हैं, बी को रेस्ट पे ले आते हैं। भाई इससे आसान तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता ना। हमने क्या किया, हम बी को रेस्ट पे ले आए। अब बी को रेस्ट पे अगर ला रहे हैं तो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बी की स्पीड दे देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे जिसको रेस्ट पे लाते हैं उसके सारे मोशन के पैरामीटर जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको दे देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कोई बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, तो हमने भैया बी की स्पीड जो है वो इस पार्टिकल को दे दी क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बी की स्पीड इधर थी 20, तो मैंने इधर दे दी बी की स्पीड इसको 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो इस पार्टिकल के पास टोटल कितनी स्पीड है, 0.5 मीटर पर सेकेंड तो इधर है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। अरे भाई ठीक है ना, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड इधर है और 20 मीटर पर सेकंड इधर है। तो नेट स्पीड जो हो गई इस पार्टिकल की, राइट वाली स्पीड जो है उसको पॉजिटिव मान रहा हूं, लेफ्ट वाली को नेगेटिव मान रहा हूं, तो जाएगी 30 माइनस 0.5 यानी कि 29.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी। खत्म। खत्म है क्या? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आएगी। बहुत बेसिक सा सवाल था, एक लाइन में होने वाला। अब आपको अगर ये फंडे नहीं चमकेंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए, तो बेटा कैसे होगा कोई सवाल? ठीक है भाई, इस पर्सन के पास खुद की वेलोसिटी इधर है 0.5, ट्रेन की भी वेलोसिटी इसके पास इधर 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाले को रेस्ट पे लाए तो उसकी भी वेलोसिटी इसको दे दी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी नेट वेलोसिटी आ गई इधर की तरफ, पीछे की तरफ 29.5 मीटर पर सेकंड। केस क्लोज। रिवर बोट याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी, मतलब कहीं पे ये रिवर है, रिवर की स्पीड है u राइट साइड में, जो रिवर है उसकी स्पीड u है राइट साइड में। ठीक है, एक मैन है यहां से चलता है और यहां बी पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बोला गया कि व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर, रिलेटिव टू द वाटर का मतलब VBR की बात कर रहा है, मतलब मैन को बोट को एक ही मान सकते हैं हम, या VMR लिख देते हैं। चलो इसको, अगर मैन दे रखा है तो VMR लिख देते हैं। अगर ये बोट होती तो भैया इसको VBR लिखता, मैन स्विम करके जाएगा। ठीक है, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच पॉइंट बी, मतलब कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए इस मैन के पास में कि ये पॉइंट बी पे पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो बड़ा प्यारा सवाल है और इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक है भाई, अब इसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि किस एंगल पे जाए। तो हमें तो एक जनरल एंगल लेना पड़ेगा वर्टिकल से, यहाँ थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है किस एंगल पे चलाऊंगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो हमें तो जनरल केस लेके चलना पड़ेगा। फिर मैं वहां पे देख लूंगा मिनिमम की कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एंगल हम यहां पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज लेट्स से VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स हियर। पहला कंपोनेंट इधर आ जाएगा VMR साइन थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा VMR कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? जो नदी है उसकी स्पीड इधर की तरफ है u, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है भाई, और अब इसका जो रिजल्टिंग मोशन है वो ये वाला है, मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं इसके वेक्टर्स को ड्रॉ करूं तो मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ जो इसकी स्पीड है वो है VMR cos थीटा, और यहां जो इसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में नेट स्पीड, अगर इसको बेटा इधर मूव करना है तो इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट तो ऊपर, दूसरा कंपोनेंट इधर होना चाहिए, तभी इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये हो जाएगा u माइनस VMR साइन थीटा। भाई u को ज्यादा होना पड़ेगा, किससे? VMR साइन थीटा से, तभी रिजल्टेंट मोशन ऐसी आएगी। ये ज्यादा होगा इससे तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है
इसकी एक्चुअल मोशन यहां से यहां की तरफ है, तो मतलब इस पार्टिकल के जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, उसके लिए बेटा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में इसकी नेट वेलोसिटी होना जरूरी है। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन दे रखी है वो दे रखी है यहां से 45 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वेक्टर को यूज करता हूं, कुछ भी नहीं है, वेक्टर है ये पूरा चैप्टर। तो अगर मैं 1045 लिखना चाहता हूं ना मेरे बेटे, तो 1045 की वैल्यू हो जाएगी ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वाला वेक्टर, यानी कि u माइनस वी एम आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी एम आर कॉस थीटा, यही होगी। अरे ये वाला वेक्टर, अच्छा ये वाला ठीक है, हाँ ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वाला वेक्टर, ये है वी एम आर कॉस थीटा, ये u माइनस वी एम आर साइन थीटा, ये 1 हो जाएगा 1045, इसको 1 लिख दूंगा, इसको 1 लिख दूंगा, तो इट विल बी इक्वल टू दिस। तो u माइनस वी एम आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, कोई यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं, होगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया यार यहां से कि ये जो टर्म है ये कुछ कुछ ऐसी हमारे पास आ रही है। ठीक है, हमें वी एम आर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? वी एम आर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब एट व्हाट पॉइंट वी एम आर शुड बी मिनिमम, एट व्हाट पॉइंट वी एम आर शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो हम वी एम आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा u बराबर वी एम आर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बात पक्की है, बहुत बढ़िया। तो वी एम आर की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा u अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं? हाँ, या तो मैं बेटा डिफरेंशिएट कर दूं, या तो मैं बेटा डिफरेंशिएट कर दूं वीएमआर को थीटा के रिस्पेक्ट में और जीरो कर दूं। अगर मैंने वीएमआर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और जीरो कर दिया, उससे होगा क्या? उससे एक सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा मुझे कि भैया वो थीटा मिल जाएगा जिस थीटा पे वीएमआर मिनिमम हो रहा होगा, मुझे वो थीटा मिल जाएगा जिस थीटा पे वीएमआर मिनिमम हो रहा होगा। या मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं, साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के, किसका? साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर डील, करके देख लेते हैं। तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा बेटा वी एम आर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में u साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर -1। ठीक है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी एम आर कर रहा हूं बेटा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वी एम आर कर रहा हूं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो u तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी और एक पावर उसकी कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर -2। ठीक है, अब पावर का हो गया डिफरेंशिएशन, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना, चेन रूल आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको बराबर कर दो 0 के, कर दिया, बहुत बढ़िया। तो बेटा सीधी सी बात है, या तो ये वाली टर्म तो नीचे आ जाएगी, ये -2 पावर है ना, ये तो नीचे आ जाएगी, है ना, ये पावर इधर जाके 0 हो जाएगी और u जो है वो भी 0 हो जाएगा। मतलब मुद्दे की बात है, या तो u 0 होना चाहिए, या टर्म 0 होनी चाहिए, या ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर मैं इसको 0 करता हूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको 0 करता हूं, क्योंकि आप इसको लिख के देखोगे ना, ये अल्टीमेटली उधर जाके 0 हो जाएगा। देखो मैं लिख भी देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम राइटिंग इट हियर। ठीक है, तो बन जाएगा -u अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो यार, आपको सबको समझ में आ रहा है कि ये तो स्क्वायर है, तो ये तो मतलब ये 0 तो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, चलो ठीक है, वो भी बात छोड़ो। यहां आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है, यही टर्म आ रही है। अब ये उधर जाके 0 हो गया, यू भी 0 का मतलब कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब मुद्दे की बात है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। कब बराबर होता है भाई? 45 पे हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ये एंगल, हो सकता है कि एंगल 90 से ज्यादा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा इसको यहाँ तक घुमा सकता हूँ।
अब उससे बाहर तो नदी है, नदी में चलाना है ना, नदी के बाहर थोड़ी ना चलाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, रख दो। अब हमें पूछा क्या गया, VMR की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई बेटा, VMR की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ 45 रखो, यहाँ 45 रखो, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। VMR की वैल्यू ये ना, तो ये हो जाएगी U अपॉन साइन 45 कितना था 1/√2, कॉस 45 भी कितना था 1/√2, √2 LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2, √2 ऊपर चला गया तो U/√2 आ जाएगा आंसर में, U/√2 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे घबराने का नहीं है, ये तो मैथ से U/1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा 2/√2, √2 ऊपर चला गया तो √2 से नीचे √2 कैंसिल आउट तो U/√2 आ गया, ठीक। दिस वाज मैथ, सिंपल मैथ्स। तो ऐसे ऐसे सवाल भी अपन को देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, घबराने का है भी नहीं अपन को, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अपने को घबराना है, अपने को चलते चलना है, करते चलना है, ठीक है। सिंपल है एकदम, समझ में आ गया। चलिए जी, अच्छा सवाल था। डेफिनेटली यू लर्न अ लॉट विद द प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग टू डू। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डीपीपी के लिए भी दे दिए हैं। बाकी अगर आपको नोट्स, पीडीएफ्स और डीपीपी और रेगुलर कंटेंट चाहिए तो आप पढ़ ले जेई का जो टेलीग्राम चैनल है उसको बेटा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इवन पढ़ ले जेई के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अ बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पार्ट ए टू पार्ट बी विच आर जस्ट ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब यहां पे कोई बोट है, ठीक है, ये रिवर को क्रॉस करती है, यहाँ पे पॉइंट ए है और इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे कहीं पॉइंट बी है। क्या बात है। स्पीड ऑफ वाटर इज VW, नदी बह रही है इधर VW से, एंड दैट ऑफ बोट इज VB रिलेटिव टू स्टिल वाटर। मतलब जो अपने को VBR दे रखी है उसकी वैल्यू सीधी सीधी VB बोल दी इन्होंने। मतलब जो अपनी बोट की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो इसने अपने को कितनी दे दी, VB दे दी है। अज्यूम कि जो VBR है वो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट इफ इट हैज टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन द AB लाइन। मतलब आपको यहां से और यहां पहुंचने का टाइम बताना है कि इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसी लाइन के अलोंग चलेगी ये बोट, यहां से और यहां पहुंचना इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा ये बताना। अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस बोट को, मेरे बेटे अगर इस बोट को यहां से यहां पहुंचना है तो चलना तो कुछ इधर पड़ेगा, है ना, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये वेलोसिटी मैं मान लेता हूं VBR, जिसकी वैल्यू हमको VB दे रखी है, हम तो VBR मानते हैं इसको, ठीक है, सवाल में कुछ भी दे। अब हमें बोला गया है कि यार जो VBR है वो तो पता चली गया अपन लोग को, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने यहां से थीटा एंगल पे मान लिया। इसके हमने करे 2 कंपोनेंट, ऊपर की तरफ आया VBR cos थीटा और नीचे की तरफ आया VBR sin थीटा, ठीक है। अब अगर ये बोट बेटा ऐसे जा रही है, अगर इस बोट की रिजल्टेंट मोशन ऐसे है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। सिंपल है। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा इससे तो रिजल्टेंट इधर आएगा और इसका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, तो ये सीधी तो जाएगी नहीं। और ये बड़ा होगा इससे तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, VB cos थीटा ऊपर है तो बेटा बोट ऐसे जाएगी, रिजल्टेंट मोशन ऐसे होगी। हमको चाहिए कि रिजल्टेंट मोशन ऐसे हो तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूं VBR sin थीटा। अब तुमको तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा ढंग से। तो साइन थीटा बराबर आ गया अपने पास में VW अपॉन VBR, और हमको बोला हुआ है कि जो VB है उसी को तो VBR में बोल रहा हूं, अरे VB को ही तो VBR में बोल रहा हूं, वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये आ गया अपने पास में, कट गया तो 1/2 आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अरे साइन थीटा कब होता है 1/2 भाई, 30 डिग्री पे होता है ना, ठीक है। तो हमको ये पता चलेगा, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया टाइम कितना लगेगा। अच्छा, कुछ दूरी वूरी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, ठीक है। डी का तो कहीं जिक्र ही नहीं। अच्छा, इसको डी मान लिया इन्होंने, डेप्थ को दी नहीं हुई सवाल में, डेटा नहीं दिया हुआ, गायब कर दिया है ना। दिस इज लेट्स से डी, बोला नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं रखा, बट हाँ आंसर से मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से।
अब यार मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये इस लाइन का लॉन्ग चल रही है वाई डायरेक्शन में वी बी आर कॉस थीटा से, कितनी दूरी चलनी है इसको, डी दूरी चलनी है वाई डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से चल रही है, वी बी आर कॉस थीटा से चल रही है। तो बेटा टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो तो आ जाएगा अपने पास में d बाय वी बी आर को वी बी लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैं वी बी लिख देता हूं चलो, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया वो वी बी आर बराबर वी, इनका वी बी जो है हमारा वी बी आर है सवाल का, और कॉस थीटा की वैल्यू लिख दो कॉस 30, कॉस 30 यू नो √3/2 होता है, तो 2d अपॉन √3 वी बी आ जाएगा, 2d अपॉन √3 वी बी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्लियर है जी, सिंपल है जी। चलो नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट। यस एवरीवन नोट करते चलो बेटा। हाँ बेटा ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत 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 पूछे जाते हैं। ठीक है, इन अ कार रेस, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आप पेपर में बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे ऐसे क्वेश्चन करने में। हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का मोटिव क्यों है, हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पर्पस क्यों है, क्योंकि इफ वी आर नॉट सॉल्विंग टू मेनी क्वेश्चंस और पर्टिकुलर चैप्टर, तो हो सकता है जो पेपर में हमें प्रॉब्लम दिखे वो बहुत नई दिखे हमारे लिए, लेकिन हमने जितने भी प्रॉब्लम्स उस पर फॉर्मुलेट हो सकते हैं वो सॉल्व कर लिए, तो पेपर में हर प्रॉब्लम हमें हमारी सॉल्व की हुई प्रॉब्लम जैसी दिखेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और हमसे हम पर्टिकुलर चैप्टर में तो प्रॉब्लम करेंगे, चैप्टर के बाद भी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो दिस विल बिकम अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कार A टेक्स अ टाइम t लेस देन कार B एट द फिनिश। ठीक है, मतलब एक मान लो रेस हो रही है, ये रास्ता है रेस का, ठीक है, ये फिनिश लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमें बोला गया कि कार रेस हो रही है, ठीक है भाई होने देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट पाथ पे हो रही है, दो कार है, पहली कार है A और दूसरी कार है B। कार A जो है वो t टाइम कम लेती है किससे, कार B से, मतलब जो कार A है वो t टाइम कम लेती है कार B से, मतलब कार B कार A से t टाइम ज्यादा लेती है, उल्टा भी तो ट्रू है। अरे कार A टेक्स t टाइम लेस देन कार B, कार A टेक्स टाइम t टाइम लेस देन कार B। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो B है वो A से t टाइम ज्यादा लेती है, जो B है वो A से t टाइम ज्यादा लेती है। ठीक है, तो लेट A टेक्स टाइम t नॉट, मैंने मान लिया कि A को अपने स्टार्टिंग से फिनिश तक जाने में टाइम लग रहा है t नॉट, तो B को कितना लगेगा भाई, B को A से t टाइम ज्यादा लगेगा। अगर A को B से t टाइम कम लग रहा है, मैंने A का मान लिया t नॉट है, तो B का कितना हो जाएगा t नॉट प्लस t, तो टाइम टेकन बाय B हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं B टेक्स टाइम t नॉट प्लस t। क्यों, क्योंकि B को टाइम t ज्यादा लगेगा। ठीक है, सेकंड t सेकंड ज्यादा लगेगा, पहले इंफॉर्मेशन यहां पता चल गई, ये है। अब ये बोला गया है कि एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट, A और B जो है, A टाइम t कम लेती है B से और फिनिशिंग पॉइंट को पास करती है B से V स्पीड ज्यादा से, मतलब जो A की स्पीड है वो B की स्पीड से V ज्यादा है। क्या कह रहा हूं, जो A की स्पीड है वो B की स्पीड से V ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भैया ये मान लेते हैं कि इस वाले कार की स्पीड A है, VA है, और इस वाले कार की स्पीड VB है, मान लेते हैं अभी के लिए फॉर नाउ। ठीक है, हमें दिया गया है कि यार A जो है वो t टाइम कम ले रहा है B से, और फिनिशिंग पॉइंट पे B से स्पीड भी ज्यादा है, उसकी कितनी ज्यादा, V ज्यादा है। तो A की जो स्पीड है फिनिशिंग पॉइंट पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, B से V ज्यादा हो जाएगी, मतलब VB की स्पीड में अगर V और जोड़ दूं ना तो A की स्पीड बनेगी। मैथ समझ में आ रही है भाई, यहां से चली गाड़ी A,
वी मतलब यहां से चली गाड़ी, ठीक है, और वहां पहुंच के मान लो उसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 15 मीटर पर सेकंड है, और ये इससे 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अगर इसकी 15 मीटर पर सेकंड है और इससे 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है तो इसकी स्पीड होगी 10, यानी कि इसकी स्पीड को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 5, यानी कि VB प्लस VB से जितनी ज्यादा है स्पीड इसकी, वो VB प्लस V, ये हो गया VA, ठीक है भाई। उसकी स्पीड B की स्पीड से कितनी, V ज्यादा है, तो B की स्पीड कितनी, VB, उसमें V और जोड़ दो तब VA की स्पीड आएगी, तब VA की स्पीड बनेगी, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है कि बोथ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली ए की भी वेलोसिटी 0 है और बी की भी वेलोसिटी 0 है। जी सर बिल्कुल सही बात है। एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन A1 एंड A2, दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहे हैं, ए चल रहा है A1 से, दूसरा चल रहा है A2 से। तो हमें इस V की स्पीड बतानी है कि V जो है वो कितना होगा, मतलब कि A की स्पीड एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम कितनी ज्यादा होगी B से। ए की जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा होगी बी से इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। सुनना ध्यान से, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी इक्वेशन है हमारे पास ऑलरेडी। भाई दोनों अलग अलग स्टार्ट तो 0 से हुई है, लेकिन दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रही हैं, वहां भी अलग अलग स्पीड से पहुंच रही है और दोनों को टाइम भी अलग अलग लग रहा है। टाइम मैंने मान लिया है, स्पीड मुझे वहां पे मान ली है, मेरे को पता भी डिफरेंस क्या है स्पीड का। लेकिन एक चीज फिक्स है, दोनों एक ही लाइन पे जो रेस हो रही है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब दोनों जितना भी टाइम लग रहा है डिस्टेंस सेम चल रहे हैं उस टाइम में, यानी कि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है हर एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में। चाहे कोई पहले पहुंच रहा है कोई बाद में पहुंच रहा है, किसी की स्पीड कम है किसी की स्पीड ज्यादा है, बट डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो रहा है ना दोनों का। हाँ सर बिल्कुल पक्की बात है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेम है तो मैं ए का डिस्प्लेसमेंट और बी का डिस्प्लेसमेंट बराबर कर देता हूं, तो मैं लिख देता हूं XA इज इक्वल्स टू XB। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, A1 इंटू ए को टाइम कितना लग रहा है T0, तो T0 का स्क्वायर कर दिया बराबर हाफ A2 इंटू बी को कितना टाइम लग रहा है T0 प्लस T, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया यार, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये बन जाएगा रूट ऑफ A1 T0 बराबर रूट ऑफ A2 T0 प्लस T, ठीक है, यही बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। इस इक्वेशन को थोड़ा पीछे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं मैं, तो A1 रूट ऑफ A1 T0 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, ठीक है, तो मैं लिखता हूं रूट ऑफ A1 T0 बराबर रूट ऑफ A2 T0 प्लस रूट ऑफ A2 T, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2, ठीक है, इंटू T0 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ A2 T के, ठीक है, क्लियर है भाई। इसको इधर ले आए तो T0 को माना गया रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2 बचा, यहाँ पे ये बच गया। हमने T0 ही माना था ना वेरिएबल, T तो गिवन है सवाल में, A1 A2 गिवन है, ठीक है, तो हमने अपने वेरिएबल को चलो रिप्लेस भी कर लिया बहुत प्यार से, रूट ऑफ A2T अपॉन रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2 आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये T0 की वैल्यू जी बेटा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये किसकी वैल्यू बेटा, T0 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने वेरिएबल माना था T0, अरे T0 मैं नहीं माना था ना, दिया थोड़ी हुआ है सवाल में, दिया क्या हुआ है, दिया तो T हुआ है, दिया तो A2 हुआ है, दिया तो A1 हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाई ये काम हो गया, ठीक है, T0 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ध्यान से सुनना, अब ये यार मैथ्स है, मतलब दिस काइंड ऑफ प्रॉपर मैथ्स, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, तो मैं VA माइनस VB को V लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अरे यार लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अच्छा, अब V क्या है बेटा, A1 एक्सेलरेशन से चलने वाली गाड़ी की T0 टाइम के बाद में स्पीड, यहां से उसने वहां पर T0 टाइम लिया है और यहां स्पीड इसकी 0 थी, तो पहले इक्वेशन लगाऊंगा V इज इक्वल टू U प्लस A1 इंटू T0, क्या लिखूंगा भाई, इनिशियल स्पीड 0 है तो लिखूंगा A1 इंटू T0 और माइनस में आ जाएगा क्या, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, VB है, तो VB की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में A2 इंटू
टी नॉट प्लस टी और बराबर में आ जाएगा v। तो यहां से बन जाएगा a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट माइनस a2 टी बराबर v। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहां से भी मैं क्या करता हूं बेटा, यहां एक इक्वेशन फॉर्म कर ही लेता हूं, टी नॉट कॉमन ले लेता हूं। दिस इंप्लाइज, जैसे ही मैंने टी नॉट कॉमन लिया तो ये बन गया अपने पास में a1 माइनस a2 बराबर v प्लस a2 t। ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू यहां से अपने को मिल गई बेटा कितनी, v प्लस a2 t अपॉन a1 माइनस a2। कंपेयर कर दो, दो वैल्यूज आ गई ना टी नॉट की, कंपेयर कर दो या रिप्लेस करके रख दो इक्वेशन में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, टी नॉट की वैल्यू आ रही ना, ठीक है, इसको अपन बराबर कर देते, कंपेयर कर देते, कितनी आ रही, v प्लस a2t अपॉन a1 माइनस a2, v प्लस a2t अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो प्रॉपर मैथ्स है, रूट ऑफ a2t अपॉन रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा v प्लस a2t। ठीक है, समझते चलना बेटा क्या हो रहा है, मैथ्स है भाई, देख अब हो तो जाएगा सवाल, लेकिन मैथ्स है। और ये सवाल ऐसा नहीं कि एक बार, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, इसको मैं a1 माइनस a2 को लिख सकता हूं रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2 इंटू रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि रूट ऑफ a1 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b2 का स्क्वायर। रूट ऑफ a1 का स्क्वायर हो जाएगा a, रूट ऑफ a2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट ऑफ a1 का स्क्वायर हो जाएगा a1 और रूट ऑफ a2 का स्क्वायर हो जाएगा a2। लिख सकता हूं और इसको उड़ा भी सकता हूं, कैंसिल आउट भी तो कर सकता हूं। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया रूट ऑफ a1 रूट ऑफ a2t पहले तो प्लस a2t, अरे रूट ऑफ a2 इंटू रूट ऑफ a2t हो जाएगा बराबर v प्लस a2t। ये गया कैंसल आउट हुआ तो v की वैल्यू आ गया अपने पास रूट ऑफ a1 रूट ऑफ a2 इंटू t। दिस इज आवर आंसर। अब ये फॉर्मेट आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स भी हमें यहाँ पूछ लेते हैं लोग, तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला कि अगर दो गाड़ियां एक साथ स्टार्ट होते स्ट्रेट लाइन पे, अब ये भी याद रखना है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, किससे, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और दोनों को सेम दूरी चलनी है, फिनिशिंग लाइन सेम है दोनों के लिए, जहां से स्टार्ट करें वो पॉइंट भी सेम है, फिनिशिंग पॉइंट भी सेम है फॉर बोथ ऑफ द बॉडीज। ठीक, अब एक टाइम कम ले रही है और जो टाइम कम लेगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो टी टाइम कम ले रही है और स्पीड उसकी v ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा होगी ना उसकी स्पीड v दूसरी वाली से, उस v को हम दोनों के एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a1 a2 इंटू जितना टाइम बॉडी कम ले रही है। देखो a बॉडी को कम टाइम लगा, कितना कम टाइम लगा, t, कितना कम टाइम लगा, t, दूसरी वाली बॉडी से t टाइम कम लग रहा है, तो रूट ऑफ पहले का एक्सेलरेशन रूट ऑफ दूसरे का एक्सेलरेशन इंटू पहली वाली को दूसरे वाली से जितना कम टाइम लग रहा है वो, रूट ऑफ a1 रूट ऑफ a2 इंटू t। ये होगी पहले वाली की स्पीड b से या दूसरी वाली से जितनी ज्यादा है, तो स्पीड का, टाइम का और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशंस का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। अगर ऐसे कोई सवाल देखो, जेईई मेन में तो फ्रेश क्वेश्चन है, 2019 में आया, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, तो बेटा आप लोग इजीली कर सकते हो। उसके बाद बात तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स यूज किया है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट, नोट कर लिया सभी ने। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है। भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डिसेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। टोटल टाइम इलैप्स इज टी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपको बताने। जेईई मेन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द, मान सकते हो वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्ड फ्रॉम काइनेमैटिक्स चैप्टर इन जेईई मेन एग्जाम सो फार।
क्या कहा गया पहले इसको सुन लो, और ये सवाल करना कैसे आपको ये भी समझ लो, ठीक है। अभी आपके दिमाग में जो भी थ्योरी चल रही हो, जो भी कहानी आ रही हो, पहले समझ लेते हैं कि कहा क्या गया है। एक मान लेते हैं पार्टिकल है यार, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ऐसा सवाल में लिखा हुआ, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फिर स्टार्ट करता है चलना, मतलब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता कितने टाइम तक ये काम होगा। मैंने कहा भैया लेट्स से कि t1 टाइम तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही और एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो है अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट। मतलब ये है कि t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, अब एक्सेलरेशन ने इसको क्या किया बेटा, वेलोसिटी दी और वेलोसिटी को बढ़ाया भी कांस्टेंट रेट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक। अल्फा इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है सवाल में। भाई अल्फा काम करता रहा, मतलब एक्सेलरेशन काम करता रहा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही। मैंने कहा कि t1 टाइम तक, मुझे ऐसा दिया नहीं गया, मैंने मान लिया है t1 टाइम तक जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है दैट इज अल्फा, तो t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v0 हो गई, ठीक है। अब ये डिसेलरेट होगा, डिसेलरेट होगा तो एक्सेलरेशन बेटा इस पे पीछे काम करेगा, मतलब डिसेलरेशन होगा, इसकी स्पीड कम होगी, इस मोमेंट के बाद इसकी स्पीड कम होगी और ये फाइनली कम होते होते अगेन रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यहां से और यहां तक जो इस पे डिसेलरेशन काम किया है, लेट्स से वो t2 टाइम तक किया है और t2 टाइम में उस डिसेलरेशन ने इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया है। डिसेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है और वो वैल्यू दे रखी है बीटा। सवाल समझ में आया कि एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, तेज होता है, एक टाइम तक तेज होता है, उसके बाद धीरे होने लगता है और स्पीड उसकी 0 हो जाती है। मतलब ये जो v0 वेलोसिटी क्या है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी इस पूरे मोशन के दौरान, क्योंकि यहां रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन काम करता रहा, स्पीड बढ़ती रही। मैंने कहा कि यहां तक बढ़ी है तो यहां मैक्सिमम हुई होगी, क्योंकि यहां तक बढ़ ही रही थी, इसके बाद तो घटी है ना, तो इससे कम हुई और 0 हो गई। ये कहानी है। अब यार इसमें हमारे पास टाइम का कोई डेटा नहीं है कि कितने टाइम तक बढ़ी, कितने टाइम तक एक्सेलरेशन काम किया, कितने टाइम तक डिसेलरेशन काम किया, ऐसा कोई डेटा नहीं। लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरे पास ग्राफ्स है, मेरे को ग्राफ की नॉलेज है, मैंने पढ़ा है ग्राफ। मेरे को यह पता है कि अल्फा इन बीटा कांस्टेंट, ऐसा सवाल में लिखा हो, मैंने कुछ नहीं बोला है। ये कांस्टेंट रेट है अल्फा है और ये कांस्टेंट रेट है बीटा है, कांस्टेंट है सारा मामला। अच्छा तो सर क्या किया जाए, अल्फा अगर कांस्टेंट है, मतलब बीटा अगर कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो वीटी कर्व का स्लोप, किसका, वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम वीटी ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाते हैं बेटा हम, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखो कितना आसानी से हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ऐसे क्वेश्चन को बेटा जहां पे बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिया हो, अपन को ऐसे ही करना है हमेशा। हम इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमें वो सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। सिंपल एज दैट, ठीक। हुआ क्या बेटा, हुआ कुछ ऐसा कि t बराबर 0 पे अगर मैं कहानी स्टार्ट करता हूं तो t बराबर 0 पे मुझे पता पार्टिकल की स्पीड है 0, ठीक है, ये v है और ये t है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, अल्फा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, कब तक, t1 टाइम तक। तो मैंने मान लिया कि यहां पे कहीं टाइम है t1, तो t1 टाइम तक कांस्टेंट रेट से, मतलब vt का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसके लिए बेटा ये vt कर्व जो है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहां तक स्पीड बढ़ी और कितनी हो गई, v0 हो गई, ठीक है। अब ये डिसेलरेट होगा, मतलब इसकी स्पीड कम होगी। तो मैंने माना कि यहां से t2 टाइम आगे, मतलब ये t2 टाइम है, ठीक है, t2 टाइम पे आके इसकी स्पीड फाइनली, मतलब t2 टाइम तक डिसेलरेट हुआ, मतलब किसी टाइम t2 में इसकी स्पीड 0 हो गई। तो अब इसकी वैल्यू कम हो रही है, वेलोसिटी की कम हो रही है और फाइनली 0 हो गई 0। मतलब दिस पर्टिकुलर टाइम इज t1, ध्यान से सुन लो, एंड दिस इज t2, मतलब ये टाइम गैप जो है ये t1 टाइम है और ये टाइम गैप जो है ये t2 टाइम है। अब हमें एक और चीज दी हुई है, हमें बोला गया कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो t लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है पूरी मोशन में वो लग रहा है t, यानी कि मैं t1 प्लस t2 को कैपिटल T लिख सकता हूं, ठीक है। अरे भाई स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप के लिए एक कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसी का तो कांस्टेंट स्लोप होगा। अगर ये कर्व बन जाता, मुड़ जाता कहीं पे, तो स्लोप चेंज हो जाता, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता वहां पे।
वीटी जो कर्व है, वीटी जो कर्व है, अगर उस कर्व के लिए हमें एक्सेलरेशन लिखना है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी कर्व मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, यहां स्पीड 0 होगी फाइनल इसकी, तो ठीक है। अब वी नॉट बेटा हमने खुद ने मानी वेलोसिटी, वी नॉट भी हमें नहीं दी हुई थी, T1 T2 भी हमें नहीं दिया हुआ था, तो वी नॉट को, T1 को, T2 को, तीन वेरिएबल एलिमिनेट करना और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। ये एक ही लाइन में चला है, इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, हाँ बढ़ी और घटी, बट ये चला एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में जब चलता है पार्टिकल तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है नहीं होता है? हाँ, मुझे पता है मैं v को लिख सकता हूं dx बाई dt, हालांकि यहां पे dx जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन क्योंकि उसकी एक ही लाइन में मोशन हुई तो मैं इसको डिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकता हूं कहीं ना कहीं, ठीक। तो मैं dx को लिख सकता हूं v dt, यानी कि मैं किन्हीं गिवन टाइम और मतलब गिवन लिमिट्स में मैं इंटीग्रेट कर दूं vt कर्व को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा, क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब? एरिया अंडर कर्व। अगर मैं वीटी कर्व का एरिया अंडर कर्व ले लूं तो मेरे पास एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वही डिस्टेंस के भी बराबर है, तो मुझे बेसिकली ये एरिया निकालना है। आई जस्ट नीड टू फाइंड दिस एरिया, जस्ट दिस एरिया, ठीक है। और ये एरिया निकलते के साथ ही मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास जो डिस्टेंस चली इस पार्टिकल ने टोटल वो आ जाएगी, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब एक काम करते हैं छोटा सा, अरे इक्वेशन के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, ये ऊपर वाली चीज को एक बार फील करने की कोशिश कर लेना, ठीक। एरिया निकालना है भाई, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का बेटा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस वो है T1 प्लस T2 इंटू हाइट वो है V0। तो भैया तीनों को ही रिप्लेस करना है, T1 प्लस T2 और V0 तीनों को रिप्लेस, तीनों ही मैंने माने हैं बेटा, मेरे को दिए नहीं हुए सवाल में, दिया हुआ है सवाल में स्मॉल t और अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहां से यहां तक, है क्या नहीं है? एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अल्फा जो होगा वो हो जाएगा जो स्लोप है अपनी पहली वाली लाइन उसका स्लोप। अल्फा क्या हो जाएगा भाई? ये लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? स्लोप निकालते हैं पर मतलब tan थीटा से निकालते हैं ना, तो ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, ये हो जाएगा अल्फा। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, और वेलोसिटी की जो रेट है चेंज होने की वो कांस्टेंट है। अब सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो v0 माइनस 0 अपॉन T1 या v0 अपॉन T1, या आप यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान लो तो आप लिख सकते हो v0 अपॉन T1, सीधी सीधी सी बात है। अरे भाई वीटी कर्व का जो स्लोप है उसका वीटी कर्व का जो स्लोप है वही तो बेटा एक्सेलरेशन है, टेंजेंट का स्लोप बोल लो, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्ट स्लोप बोलेंगे, मतलब ये जो एंगल है ना इसका tan थीटा निकाल लो तो वो अल्फा के बराबर होगा एक्सेलरेशन, v0 अपॉन T1 के, किसके बराबर होगा? v0 अपॉन T1 के, तो लेट मी राइट v0 अपॉन T1, तो यहां से बेटा T1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास v0 अपॉन अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बीटा की वैल्यू लिखूं, बीटा है डिसेलरेशन, डिसेलरेशन लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइन की जरूरत है नहीं, ये अपने आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मतलब इसमें साइन इंक्लूडेड है। अब बीटा अगर मुझे निकालना मतलब डिसेलरेशन निकालना, मतलब डिसेलरेशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप निकाल दो, चाहे आप स्लोप निकालो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो यहां से और यहां तक जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी रेट कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी v0 है और यहां है 0, तो 0 माइनस v0 अपॉन T2, या सीधा सीधा देख लो भाई ये वाला एंगल निकालना है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो अपने आप ही डिसेलरेशन को बता रहा है। अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिसेलरेशन, पॉजिटिव के साथ एक्सेलरेशन को बताएगा, इसका स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, सिंपल सी बात है, 90 से बड़ा स्लोप नेगेटिव, सब तो पता है अपन को यार। तो भाई हमने कहा कि ये जो दूरी है, ये एंगल निकाल रहा हूं मैं, ये एंगल का जो tan होगा, tan थीटा कैसे निकलता है? दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस बेस, ठीक है, तो ये जो हाइट है ये हो गई v0 और ये हो गया T2, ये है बीटा के बराबर, तो बीटा की वैल्यू आ गई v0 अपॉन T2, किसके बराबर आ गया बेटा? v0 अपॉन T2 के, एंड सिंपली मैंने यहां से T2 निकाल लिया v0 अपॉन बीटा के बराबर, किसके बराबर निकाल लिया? v0 अपॉन बीटा के बराबर। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है, t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T0, सॉरी T1 प्लस T2, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास v0 अपॉन अल्फा प्लस v0 अपॉन बीटा के। अब देखो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, अल्फा बीटा लिया हमने, v0 कॉमन लिया,
तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू आ गया अल्फा बीटा और टी की टर्म्स में, क्या आ गया बेटा, वी नॉट की वैल्यू आ गया अपने पास में अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अपने पास एरिया कितना था ट्राइंगल का, 1/2 T1 प्लस T2 इंटू वी नॉट। T1 प्लस T2 को T लिख सकता हूं और वी नॉट को अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। एरिया आ गया 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और यही डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल की है, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारी चीजें जानते हो ना आप लोग जो भी देख रहे हो क्लास को। भाई अल्फा हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड बीटा हो जाएगा दिस। वो डिसेलरेशन है इसलिए मैंने ये वाला एंगल निकाला है। अगर एक्सेलरेशन बोलता तो ये वाला एंगल, वो बात एक ही है, वो बात एक ही है, उसमें फर्क नहीं पड़ा। tan थीटा tan 180 माइनस थीटा होता तो tan ही है, बस tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा में 180 जो है ना उस वाले में नेगेटिव हो जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। ये 90 प्लस थीटा हो गया ना एंगल, इसको मैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए हम बोलते हैं 90 से बड़ा स्लोप जो होता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए वो दैट इज ऑलरेडी, मतलब ये नेगेटिव स्लोप है और नेगेटिव स्लोप ही नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। वीटी कर्व का नेगेटिव स्लोप ही नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, इसलिए बेटा जो बीटा है उसको हमने ऑलरेडी नेगेटिव माना हो, उसमें नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया नहीं है। तो दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस थिंग, हो गया काम खत्म। इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिख लिया, 90 प्लस थीटा लिखो चाहे ये वाला थीटा लिख दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो दिस वाज वन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है इनिशियली रेस्ट पे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट नहीं है। यार देखो आपको एक चीज पता होगी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम तभी क्या करते हैं, न्यूटन की इक्वेशन लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते, नहीं तो हम फिर कैलकुलस का सहारा लेते हैं। ये स्टार्ट करता है ओरिजिन से, मतलब एट t बराबर 0 इसकी पोजीशन है x बराबर 0, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, तो 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है मुझे। भाई एक्सेलरेशन दे रखा है मुझे t की फॉर्म में, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन से तो कैसे ही डिस्टेंस निकालूं t की फॉर्म में, डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ वेलोसिटी निकाल सकता हूं, फिर वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो मैंने एक्सेलरेशन को लिख दिया dv बाई dt एंड इट विल बी 60 प्लस 5। dt को उधर भेज दो, dv विल बी इक्वल्स टू 60 प्लस 5, dv विल बी इक्वल्स टू 6t प्लस 5 और साथ में आ गया dt। अब ऐसी इक्वेशन बनी तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पे, ऐसा बोला हुआ है ना इनिशियली रेस्ट पे, देख लो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे, मतलब कि t इज इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे हो और इसकी इनिशियल स्पीड भी 0 है। तो t बराबर 0 पे मैंने मान लिया पार्टिकल की स्पीड 0 दिया हुआ है। किसी टाइम t पे, क्योंकि हमें बेटा t के फॉर्म में वेलोसिटी निकालनी, ऐसे सवाल आए जब भी एक्सेलरेशन t के फॉर्म में दिया जाए और डिस्टेंस पूछी जाए, तो पहले हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ t, इन फंक्शन ऑफ t, और फिर वेलोसिटी से हम t की ही टर्म्स में क्या निकालेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर हम देख लेंगे क्या क्या कहानी आगे जा रही है, ठीक है। फ्लो यही रहेगा अपना, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, किसी टाइम t पे वेलोसिटी मान लेता हूं v, 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट रखी मैंने 0 से v बराबर 60 का dt के रिस्पेक्ट में हो गया 6, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, t का हो गया t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन पता है ना, एक पावर बढ़ा दो, t की पावर 1 है ना तो एक बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस 5 का dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 5t, ठीक है, और लिमिट पुट कर दो 0 से t, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, आई एम राइटिंग डाउन द एक्सप्रेशन जो आ रहा है।
पहले अपर लिमिट रखो v माइनस 0, लोअर लिमिट रख दी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6, t की जगह t रख दो, 0 की जगह 0 रख दो, 6/2 है, उसको 3 लिख रहा हूं मैं। इतने समझदार तो अब सारे बच्चे बन ही गए होंगे, अपनी क्लास अटेंड कर रहे। 3t² प्लस 5t, और 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो माइनस 0 0 लिख नहीं रहा हूं मैं, चलो लिख देता हूं, -0 प्लस, ठीक है, फर्क पड़ नहीं रहा इससे। तो इक्वेशन बन गई v इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 5t। तो वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ t। मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। अब देखो भैया, वेलोसिटी जो है बेटा वो 0 t बराबर 0 पे ही हो सकती है, उसके अलावा 0 नहीं होगी। देख लो अब यहां से ऐसे सवाल करवाए थे कि पलटी मारेगा, करवाए थे नहीं करवाए थे? अबे जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कम होती, रुकता है और फिर पलटी मार लेता है, ऐसा था, ठीक है। और वो टाइम फाइंड करते थे हम वेलोसिटी 0 होने का और फिर पलटी मारने का। यहां ऐसा नहीं होगा, t की वैल्यू 0 रखोगे तो ही वेलोसिटी 0 है, अन्यथा नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव टर्म, सिंपल सी बात है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। काफी बुरा टाइम चल रहा है सर, क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव थोड़ी ना, काफी नेगेटिव टाइम चल रहा है हमारा तो है। खैर ठीक है, v को मैं लिख सकता हूं dx/dt। अब क्योंकि बेटा ये पलटी नहीं मार रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में चले जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर है ना यार, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो, थोड़ा तो समझ लिया करो चीजों को। तो आएगा 3t² प्लस 5t, फ्लो यही रहेगा, dx विल बी इक्वल टू 3t² प्लस 5t एंड साथ में आ जाएगा dt। क्या आ जाएगा बेटा? dt, ठीक है। लिमिट लगा देते हैं इंटीग्रेशन करके। t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और किसी टाइम t पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं x हो गई है। अब dx का जो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान से सुन लेना, जो dx का इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x, लिमिट रखेंगे 0 से x, और t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा अपने पास 3, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। t² का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक पावर बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस 5 कांस्टेंट एज इट इज, t का dt के रिस्पेक्ट में एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो जो पावर बढ़ाई है, 0 से और t रखना है। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहां लिमिट रखी तो इट विल बिकम x बराबर 0, अब मैं रख नहीं रहा हूं, ठीक है, t³ प्लस 5t²/2। अब t बराबर 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो x की वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 10 प्लस 8 18 मीटर इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, राइट। अरे ऑप्शन बी चमक रही है सभी को, समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है तो फिर बड़ी गड़बड़ी। ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअली से समझना बेटा। अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड, one after the other at an interval of 2 seconds. What would be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? क्या समझे? मेरे पास बहुत सारी बॉल है, ठीक है, मैंने एक बॉल उठाई, फेंक दी, इसके 2 सेकंड बाद मैंने दूसरी बॉल भी फेंक दी, और इसके 3 सेकंड बाद मैंने तीसरी बॉल भी फेंक दी। अब तीनों बॉल हवा में होनी चाहिए, चौथी बॉल फेंकूंगा, पहली नीचे आ जानी चाहिए, फिर चौथी फेंकूंगा। मिनिमम कितनी स्पीड हो कि 3 बॉल किसी भी टाइम पे हवा में होनी चाहिए। मोर देन 2 का मतलब क्या है? मोर देन 2 का मतलब क्या है? 2.5 बॉल तो फेंक नहीं सकता, अगर 2 बोलता तो 2 फेंकता। मोर देन 2 का मतलब हो गया 3। 3 बॉल हवा में चाहिए मुझे किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम। मोर देन 2 बॉल आर इन द स्काई एट एनी टाइम। 4 भी हो सकती हैं, बट मुझे 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम स्पीड पूछ रहा है। बहुत तेज फेंकूंगा, बहुत ज्यादा स्पीड दूंगा, देखो बहुत ही ज्यादा स्पीड दूंगा ऊपर की तरफ, तो धीरे 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 मतलब सेम स्पीड से फेंकता रहूंगा, हो सकता है 10-12 बॉल भी फेंक दूं। बट मुझे पूछा जा रहा है मिनिमम स्पीड के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? मुझे मिनिमम स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है कि मैं कितनी दे सकता हूं पर्टिकुलर बॉल को, कि भैया जो बॉल है किसी भी टाइम पे 3 बॉल हवा में रहनी
चाहिए, किसी भी टाइम पे 3 बॉल हवा में रहनी चाहिए। तो मान लो कि मैं बॉल्स फेंकने वाला हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यार मैंने पहली बॉल फेंक दी, ठीक है, वो गई ऊपर, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंक दी, ठीक है, ये बॉल गई ऊपर और मान लो ये नीचे की तरफ आ रही। सुनना ध्यान से, कहानी को सुनना। 3 बॉल है मेरे पास, मान लो पहली बॉल मैंने यहां से फेंकी, ठीक है, ये बॉल कहीं यहां पहुंची होगी, ठीक है, फिर मैं तुरंत दूसरी बॉल फेंकता हूं, पहली बॉल यहां पहुंच गई, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ठीक है, अब ये बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, तो बॉल 1 यहां पहुंची, बॉल 2 यहां पहुंच रही होगी और बॉल 3 मैं फेंकने वाला हूँ। मतलब क्या? अरे देख, सुन के देख, अगर मुझे 3 बॉल किसी भी टाइम पे हवा में रखनी है, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है ना, 3 बॉल हवा में रखनी है, तो पहली वाली जो बॉल फेंकी है उसका टाइम पीरियड कम से कम 4 सेकंड तो होना चाहिए। क्यों 4 सेकंड होना चाहिए? दिमाग लगा के देखना, क्यों 4 सेकंड होना चाहिए? मान लो भैया मैंने यहां से बॉल फेंकी, ठीक है, उसके 2 सेकंड बाद मैं दूसरी बॉल फेंक रहा हूं, तो 2 सेकंड से पहले तो ये बॉल नीचे आनी नहीं चाहिए, और उसके 2 सेकंड बाद मैं तीसरी बॉल फेंक रहा हूं, तो मतलब 3 बॉल को फेंकने का टाइम है 4 सेकंड, तो मतलब 4 सेकंड से कम तो पहली वाली बॉल का टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता। 4 सेकंड से कम तो पहली वाली बॉल का टाइम पीरियड, अरे क्योंकि 3 बॉल को हवा में फेंकने के लिए 4 सेकंड चाहिए। टी बराबर 0 पे पहली बॉल, बॉल 1, टी बराबर 2 सेकंड पे बॉल 2, और टी बराबर 4 सेकंड पे बॉल 3। मतलब भाई 4 सेकंड से कम तो पहली वाली बॉल का टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से कम हुआ तो इतने में तीसरी बॉल फेंकूंगा, पहली तो नीचे आ चुकी होगी, हो सकता है अगर दूसरी भी नीचे आ जाए। मुझे 4 सेकंड लगेंगे 3 बॉल को फेंकने में। टी बराबर 0 पे एक फेंकी, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, 2 सेकंड हो गए, 2 बॉल ऊपर है, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी फेंकी, 4 सेकंड हो गए, तीनों बॉल ऊपर है। तो पहली वाली बॉल 4 सेकंड तक तो नीचे नहीं आनी चाहिए, पहली वाली बॉल 4 सेकंड तक तो नीचे नहीं आनी चाहिए, ये बात तो पक्की है क्या? पहली वाली बॉल 4 सेकंड तक तो नीचे नहीं, पहले फेंकी, 2 सेकंड बाद दूसरी और 2 सेकंड बाद तीसरी, तो 4 सेकंड से पहले तो पहली वाली बॉल ऊपर नहीं आनी चाहिए, मतलब गारंटीड उसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है पहली वाली बॉल का वो 4 सेकंड से तो बड़ा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u/g, तीनों की स्पीड सेम है, तो पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा मैंने, इट शुड बी ग्रेटर देन 4, 10, इसको 10 रखता हूं मैं, ये चलो ठीक है कोई नहीं, 9.8 रख देते, ऐसे ऑप्शन ऊपर टांग दे रखे ना, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये यू की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड से, तो भैया इससे तो बड़ी होनी चाहिए स्पीड 19.6 से, तो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। इसके बराबर भी होगी ना, सोच के देखो, अगर इसके बराबर भी होगी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड के बराबर भी होगी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड बोल दिया मैंने पहली वाली बॉल का। क्या बोल दिया मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट पहली वाली बॉल का 4 सेकंड बोल दिया। इसका क्या मीनिंग है कि मेरे पास 4 सेकंड है और 4 सेकंड पे तीनों बॉल हवा में होनी चाहिए। हो सकती है? देखो कैसे हो सकती है भाई, पहली वाली बॉल फेंकी टी बराबर 0 पे, यहां से फेंकी, 2 सेकंड ऊपर गई, जब ये जस्ट ऊपर है तो दूसरी बॉल यहां से निकली है, क्योंकि 2 सेकंड बाद फेंकनी ना, अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 2 लग रहे होंगे, आने में 2 लग रहे होंगे, ठीक है, सेम स्पीड से फेंकी है, ठीक है, अगले 2 सेकंड में ये बॉल तो नीचे आ जाएगी, दूसरी बॉल यहां पहुंच जाएगी और तीसरी जस्ट यहां से फेंकने वाला हूंगा मैं। अगर मैं इसको 19.6, मतलब अगर मैं बराबर का साइन लगा दूं 19.6 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरे को यहां पे बराबर का साइन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि पहले टी बराबर 0 पे बॉल फेंकी, ये 2 सेकंड में पहुंची टॉप पे, उतने टाइम में दूसरी बॉल निकली यहां से, जस्ट उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे टॉप पे पहुंच रही होगी उसी मोमेंट पे यहां से बॉल छूट रही होगी मेरे हाथ से। अब देखो ऐसे 2 सेकंड में ये नीचे आ गई और ये ऊपर पहुंच गई, और जिस मोमेंट पे नीचे आ रही होगी उसी मोमेंट पे ऊपर जा रही होगी, और उसी मोमेंट पे चौथे सेकंड पे मेरे हाथ से बॉल निकल रही होगी। तो कम से कम स्पीड अगर मैं दे सकता हूं इस पर्टिकुलर बॉल को, वो दे सकता हूं 19.6 मीटर पर सेकंड, और उस केस में भी ये वाली बॉल जस्ट टिक रही होगी नीचे की तरफ और ये वाली हाथ से निकल रही होगी।
तो स्पीड जो है वो 19.6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए ताकि 3 बॉल कम से कम हवा में रह पाए। ठीक है, सिंपल है, फंडा एकदम क्लियर, लॉजिक है। ठीक है, अब कुछ सवाल है जो आई एम थिंकिंग दैट आई शुड गिव यू फॉर होमवर्क। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे ही करा देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर और ये 9 सेकंड में नीचे आ गया, मतलब कुछ ऐसी कहानी। ये मैथ से यार, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है, दिमाग लगाने वाला नेक्स्ट मिलेगा आपको। एक टावर के ऊपर से हमने एक बॉल फेंकी, ठीक है, इसको हमने मान लो स्पीड दे दी u, और ये गई और ये आ गई t1 टाइम में नीचे, हमने ऐसा मान लिया, उसकी वैल्यू 9 सेकंड गई। दूसरा स्टोन है, उसको हमने नीचे फेंका सेम स्पीड से, दूसरा स्टोन है उसको हमने नीचे फेंका सेम स्पीड से, u स्पीड से, और ये t2 टाइम में नीचे आ गया। ठीक है, t2 कम होगा t1 से, ऑब्वियस सी बात है। इसको ऊपर फेंका है पहले, फिर ये नीचे आया है, इसको डायरेक्ट नीचे फेंका है, कम टाइम में आएगा, वो घूम फिर के आएगा। तीसरा स्टोन को रिलीज किया गया रेस्ट से, तीसरा स्टोन है यहां से हमने रिलीज किया उसको टाइम लगा t3, t3 की वैल्यू पूछ रहा है, t3 की वैल्यू पूछ रहा है, हाइट दी नहीं हुई है, तो ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसको सॉल्व किया जा सकता है, बड़े प्यार से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना जरा। हाइट मैंने मान लिया, तीनों केस में एक ही चीज सेम दिखाई दे रही है मुझे, हाइट, और दूसरी चीज सेम दिखाई दे रही है तीनों केस में, कोई मुझे तो दे रही है क्या, अरे एक्सेलरेशन नीचे ही तो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और दो की वेलोसिटी सेम है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सेम कहानी जो पुरानी पढ़ते हैं, ऊपर के वेक्टर्स पॉजिटिव, नीचे के वेक्टर्स नेगेटिव, आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले वाले बॉल के लिए इक्वेशन लगाता हूं, तो इक्वेशन आएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पहली बॉल का, नीचे की तरफ -h, u ऊपर की तरफ है t1 प्लस हाफ -g, अरे जी तो नीचे ही है ना, इंटू t1 स्क्वायर। तो इस माइनस को मैं आगे ले आता हूं, ठीक है, लिख के तो बता ही दिया, अब तो आगे रख ही सकता हूं, तो -12 GT स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी वाली बॉल है, उसका भी डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम में h हाइट के बराबर हो रहा है नीचे की तरफ, तो दूसरे के लिए भी दिस विल बी नेगेटिव। दूसरे की तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो -u t2 लिख दिया क्योंकि t2 टाइम लग रहा है उसको, और g तो नीचे हो गई, तो -12 GT 2 स्क्वायर। अब देखो मैथ से यार कुछ नहीं है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं t2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे वाली को t1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा, इसको t2 से मल्टीप्लाई करूंगा, u t1 t2 बन जाएगा, ये u t1 t2 बन जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दूंगा तो, ठीक है। तो नई इक्वेशन जो बन गई वो बन गई अगले पेज पे लिख लेता हूं, -h t2 इज इक्वल्स टू u t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इंटू t2। दूसरी इक्वेशन में -h t1 बराबर u t1 t2 माइनस के साथ में, और -12 g t2 स्क्वायर इंटू t1। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -h बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा t1 प्लस t2 विल बी इक्वल्स टू -12 g बाहर, t1 t2 भी बाहर, ऊपर से t1 t2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी t2 आ जाएगा, तो ऊपर से बचेगा t1 और नीचे से बचेगा t2, दोनों को ऐड करूंगा तो t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल आउट, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू आ गई हाफ g t1 t2, इक्वेशन नंबर 1। मुझे तीसरी बॉल को सेम हाइट पे ड्रॉप करना है, ड्रॉप करूंगा तो मुझे पूछा गया टाइम कितना लगेगा, टाइम लगता है बेटा, चलो टाइम क्या, हाइट h ड्रॉप हो रही है ना, सुनना जरा ध्यान से, मैंने कहा उसको टाइम लग रहा है t3, कितना टाइम लग रहा है t3। तीसरी जो बॉल है उसको फेंका हमने, और उसको जब हमने ड्रॉप किया है तो उसको टाइम कितना लग रहा है t3 नीचे आने में, नीचे डिस्प्लेसमेंट है -h, दूसरी क्वेश्चन लिख रहा हूं -12 GT स्क्वायर। भाई उसके पास, तीसरी बॉल के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, तो 0 लिखूंगा, ये कैंसिल आउट हुआ, h की वैल्यू यहां से रख रहा हूं हाफ g t1 t2, ये बराबर हो गया हाफ g t3 स्क्वायर के, ये कैंसिल आउट,
T1 की वैल्यू 9 है, T2 की वैल्यू 4 है, T3 स्क्वायर आ गया, T3 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 कितना 36, यानी कि 6 सेकेंड आ गया T3। खत्म कहानी। क्या मेरे भाई, खत्म कहानी, देख ले भाई, खत्म हो गई। बी ऑप्शन, ठीक, क्लियर, सिंपल एकदम, कहानी बिल्कुल इजी। चलिए, तो बेटा अब अपने पास में लास्ट क्लास में हमने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क का, एंड आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं किया है मैं उन लोगों को बता देता हूं कि करना कैसे था। भाई हमें बोला गया 2 प्रोजेक्टाइल हैं, 2 प्रोजेक्टाइल है सर, दिखाई दे रहे हैं, 2 ही हैं। इनको हमने एक को ऐसे फेंका है ओरिजेंटल पे, एक को हमने नीचे से निशाना बांध के फेंका है 45 डिग्री पे। इसकी स्पीड 10 है, इसकी 10√2 है। हमें बोला गया इफ द प्रोजेक्टाइल कोलाइड इन एयर देन फाइंड द डिस्टेंस s बिटवीन द टावर्स। तो मुझे दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस ये s फाइंड करनी है अगर दोनों मिड एयर कोलाइड करते हैं तो। अब 2 प्रोजेक्टाइल को बेटा, सिंपल सी बात है, 2 प्रोजेक्टाइल को एक साथ इनकी मोशन को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। आसान है क्या? अरे है क्या आसान, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं किसी भी एक को रेस्ट पे मान लेता हूं। तुम चाहो इसे मान सकते हो, तुम चाहो इसे मान सकते हो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। मैंने इसको रेस्ट पे ले आया, बी को रेस्ट पे ले आया, तो बी की वेलोसिटी इधर 10, तो बेटा बी की वेलोसिटी इधर मिल जाएगी, इस भाई को ए को मिल जाएगी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड इसी डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा क्या? हाँ, नाउ बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब ये तो रेस्ट पे आ गया भाई, आ गया ना, हमने इसकी वेलोसिटी इधर दे दी। अच्छा, एक्सेलरेशन जो ए का है वो है g डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन जो b का होगा वो भी g होगा डाउनवर्ड, प्रोजेक्टाइल में डाउनवर्ड होता है। तो नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा b का विद रिस्पेक्ट टू ए वो 0 हो जाएगा। अरे यार इसका भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, देखना ऐसे करते थे ना हम लोग, कैसे करते थे देखना एक बारी। ये पार्टिकल है, इसका खुद का एक्सेलरेशन है नीचे g, b का भी नीचे, तो b का दूंगा मैं इसको ऊपर g, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, स्ट्रेट लाइन होता है एक प्रोजेक्टाइल के लिए दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ, एक्सेलरेशन नहीं होता उनके पास, सिर्फ वेलोसिटी होती है। ठीक, सुनना अब ध्यान से, मुद्दे की बात अब करूंगा। अब कुछ ऐसा काम हो रहा है कि इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज है, 10 मीटर पर सेकेंड और 10√2 मीटर पर सेकेंड। अगर इस पार्टिकल को इस रुके हुए पार्टिकल से टकराना, अब तो रुक गया, बहुत आसान है, तो इसको इस लाइन के अलोंग जाना पड़ेगा मेरे भाई, इस लाइन के अलोंग जाना पड़ेगा मेरे भाई। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सिंपल है बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, उसमें कोई दोहरा ही नहीं, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा मुझे ये दूरी पता है कितनी है बेटा, 30 है, मुझे ये दूरी पता है 10 है। ठीक है, मुझे ये दूरी पता चल सकती है कितनी है, इजीली 20 हो जाएगी, ये दूरी मुझे निकालनी है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा वेक्टर्स को यूज कर लेता। अरे कुछ भी नहीं है, 2 वेक्टर, एक 10 है एक 10√2, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो रिजल्टेंट का एंगल निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कितना होगा? अरे रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट है, मैं मान लेता हूँ ये रिजल्टेंट है, काला कर देते हैं इसको, दिस इज रिजल्टेंट, यहाँ आ गया कहीं। ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन है और इसी का प्रोजेक्शन है। अच्छा, हमें पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट का जो एंगल होता है किसी भी एक वेक्टर के साथ में, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो उसका जो tan होता है ना, मतलब इफ दिस एंगल इज अल्फा, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एंगल एज अल्फा, तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं जिसके साथ एंगल नहीं है उसका साइन tan√2 साइन थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल विच इज 45। अरे b साइन थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा लिखते हैं यार, b कॉस थीटा लिखते हैं यार। a की वैल्यू है 10 प्लस b की वैल्यू है tan√2 और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। tan√2 लिखा और साइन थीटा में ये जो 45 इसकी वैल्यू 1/√2 लिखी, डिवाइड किया इसको 10 प्लस tan√2 cos 45 भी 1/√2, खत्म कहानी, ये खत्म, ये खत्म, ये आ गया 10/20, दिस इज 10/20 एंड दिस इज 1/2। क्या बात है, ट्राइंगल बनाओ जरा बेटा। ठीक,
ये दूरी है 20, कैसे पता भाई, ये 30 है, 20, ये 10 है नीचे वाली, तो 20 होगी। ये है s जो हमने नीचे वाली मानी। tan अल्फा पता है हमें 1/2 है, लिखेंगे भाई, पता है तो लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। tan अल्फा पता है हमें 1/2 है। होता क्या है tan अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू कितनी s है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 मीटर। एंड दिस इज खत्म, दिस इज खत्म। कितना टफ सवाल लग रहा होगा देखने में, अरे क्या है, वेक्टर तो यूज करने आते हैं ना, रिलेटिव के फंडे तो सिखा दी ना, कॉन्सेप्ट तो सीख गए ना, हो गई कहानी खत्म। ठीक है, चलो, तो ये जिनसे नहीं हुआ था उन सभी लोगों के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम, एक चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, तो एक ही लाइन में खत्म हो गया था। ये आपकी चैलेंज प्रॉब्लम है, इसको एक बार जरूर सॉल्व करना है। नहीं आए तो फिर बेटा अभी काफी लेक्चर लेंगे हम लोग, चलेंगे नहीं लिख रहा हूं, चैलेंज है। कई लोग इसको चलेंगे पढ़ेंगे, पता नहीं क्यों, कर कहाँ चलोगे, ठीक है कोई नहीं, व्हाटएवर। जो भी सवाल है आप लोगों के सामने, मैं रीड भी इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपको खुद को समझना है, खुद को पढ़ना है। होगा एक ही लाइन में, थोड़ा सा हिंट भी दे सकता था, बट हाँ मेरे हिसाब से अगर उस लाइन को आप खुद ही समझ जाओ तो बेटर है। बाकी चर्चा अगले लेक्चर में होगी इस चैलेंज के क्वेश्चन की भी। चैलेंज क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट में करना है। जो लोग नए हैं, पहली बार आए चैनल पे, वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हमारे टेलीग्राम जेई के चैनल से, जो हमारा पढ़ ले जेई का टेलीग्राम चैनल है, उससे जरूर जुड़ जाए। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ, इसके टीचर्स की स्लाइड, जो ये स्लाइड है, ये सारी क्वेश्चंस और डीपीपी आपको ग्रुप पे, वहीं चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जो चैनल है टेलीग्राम का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउन जरूर उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पे और वो स्लाइड्स वगैरह ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, और डीपीपीज उनको मिल रहे हैं, रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस लेक्चर को, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी सभी लोग जरूर पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू।